नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर के सर ज्योग्राफी 0 से रैंक तक। और हम स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज़ में आज लेकर आए हैं भौगोलिक चिंतन टेस्ट सेकंड। और इसमें आपको दमदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपकी तैयारी को ऊंची उड़ान देने के लिए और आपके सिलेक्शन को मजबूत करने के लिए, सिलेक्शन को पक्का करने के लिए आप ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना और देखना कि आपके आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस और आपके ये छोटे छोटे प्रयास ही आपको बड़ी सफलता दिलाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इनमें से निश्चयवादी कौन है? इनमें से कौन निश्चयवादी नहीं है? हमसे पूछा है नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ हम देखो पूछा है नहीं है, तो हम जल्दबाजी में क्वेश्चन अधूरा पढ़ते हैं जिससे हमारा गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। हम पढ़ ले इनमें से कौन निश्चयवादी है, नहीं हम देखते ही नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ हमें देखना है कि हमसे पूछा है नहीं है। तो देखिए, सैंपल, हैटनर, हंटिंगटन और लीपले, इनमें से कौन सा निश्चयवादी नहीं है? तो सैंपल निश्चयवादी है, हैटनर निश्चयवादी ये नहीं है, हंटिंगटन निश्चयवादी है और लीपले निश्चयवादी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। हमारा आंसर हो जाता है हैटनर। तो इनमें से जितने भी हैं सैंपल, हंटिंगटन और लीपले, ये सब निश्चयवादी हैं और जो हैटनर है ये संभववादी है। कौन है? संभववादी। तो ध्यान रखना दोस्तों, हैटनर संभववादी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले आज की क्लास में। लीपले जो निश्चयवादी हैं, इन्होंने एक फेमस जो स्थान, कार्य और समाज, स्थान, कार्य, समाज की संकल्पना दी थी इन्होंने। तो ये भी हमें याद रखना है। स्थान, कार्य, समाज की जो संकल्पना दी थी वो लीपले महोदय के द्वारा दी गई है। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव भूगोल में दो प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं। एक चलती है निश्चयवादी और एक चलती है संभववादी। जो अभी पहला क्वेश्चन था, निम्न में से निश्चयवादी नहीं है, वहां से संबंधित क्वेश्चन देखिए। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है। इसमें नियंत्रण कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। जबकि इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति केवल मनुष्य को क्या देती है? अनुमति देती है, अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उसकी बुद्धिमत्ता में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो ये संभववाद कहलाता है। इसके समर्थक विद्वान है रेटजेल, सैंपल और हंटिंगटन, जबकि इसके समर्थक विद्वान है विडाल डी लाब्लास और फेब्रे। ये दो समर्थित विद्वान हैं। और भी इस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि इसमें लीपले आ जाता है, इसमें हैटनर आ जाता है, जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं है। देखिए, विडाल डी लाब्लास, ये विडाल डी लाब्लास जो है ये संभववाद के जनक कहलाते हैं। संभववाद के जनक, संभववाद के जनक कहलाते हैं ब्लास। जबकि फेब्रे, ये फेब्रे इस संभववाद शब्द को देने वाले व्यक्ति है। संभववाद को देने वाले व्यक्ति फेब्रे, लूसियन फेब्रे, जबकि संभववाद के जनक कहलाते हैं विडाल डी लाब्लास। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किसने क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा का समर्थन नहीं किया? एल्फ्रेड हैटनर, रिचर्ड हॉडसन, WM डेविस, कार्ल ओ साबर। देखिए दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। वापस से हमसे ये पूछा गया है कि क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा का समर्थन नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। जबकि क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना से जुड़े हुए दोनों व्यक्ति आपको ऑप्शन में पहले दिखे हुए हैं। अगर हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो हम आंसर करके आ जाते हैं हैटनर। जबकि हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा का समर्थन नहीं करता है। और नहीं करने वाले व्यक्तियों में इनमें से भूगोलवेत्ता में से आंसर हो जाता है डेविस। सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। अब देखिए, हैटनर और हॉडसन, क्षेत्रीय विभेदीकरण शब्द किसने दिया? ध्यान देना, ये दोनों हैटनर और हॉडसन दोनों ही क्षेत्रीय विभेदीकरण से संबंधित भूगोलवेत्ता है। कार्ल ओ साबर भी क्षेत्रीय विभेदीकरण से संबंधित है। लेकिन क्षेत्रीय विभेदीकरण शब्द किसने दिया? तो दोस्तों, क्षेत्रीय विभेदीकरण शब्द तो दिया है वो हैटनर ने दिया है। किसने दिया है? हैटनर ने। क्षेत्रीय विभेदीकरण, एरियल डिफरेंशिएशन शब्द देने वाले व्यक्ति हैं हैटनर। जबकि हॉडसन
हार्टसॉन ने क्षेत्रीय विभेदीकरण संकल्पना दी है। तो संकल्पना किसने दी है? हार्टसॉन ने। जबकि शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? हैटनर। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हैटनर भी क्षेत्रीय विभेदीकरण से संबंधित है और हार्टसॉन भी संबंधित है। ऑप्शन में दोनों ही पहले दे रखे हैं। हम अगर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आंसर इन दोनों में से ही करने वाले हैं, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय विभेदीकरण शब्द हमें दिख गया तो उसका आंसर हैटनर या हार्टसॉन ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन हमें सावधानी पूर्वक आगे तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट, किसने प्रतिपादित किया कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवस्थाओं का मुख्य निर्धारक है? जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवस्थाओं का मुख्य निर्धारक है। जी टेलर, एफ रेडजेल, ई हंटिंगटन या सैम्पल। तो देखिए, जलवायु वेदता, अब इनमें से हमें जलवायु वेदता को देखना है कि कौन से जलवायु वेदता रहे हैं, क्योंकि जलवायु प्रभावित कर रही है किसको? इतिहास को, संस्कृति को, जीवन पद्धति को और व्यवस्थाओं को। तो जलवायु वेदता कौन सा है इनमें से? तो जी टेलर, रेडजेल, हंटिंगटन और सैम्पल। मतलब कि सबसे ज़्यादा किसने कहा कि जलवायु प्रभावित करती है इनको? तो टेलर, रेडजेल, हंटिंगटन, सैम्पल। निम्न में से किसने कहा? ई हंटिंगटन ने। ई हंटिंगटन ने कहा है। और इनकी एक पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इनकी फेमस किताब है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जलवायु इन सभी चीज़ों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हंटिंगटन। चलिए नेक्स्ट, देखिए, एल्बर्ट हंटिंगटन के बारे में मैंने यहाँ पर आपको पूरा एक लेकर आया हूँ। जलवायु नियतिवादी से संबंधित भूगोलवेत्ता है। वास्तुशिल्पीय एकता पर इन्होंने बल दिया। इनकी पुस्तक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा इनकी एक किताब और है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा एक पुस्तक, पल्स ऑफ एशिया। ये हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। तो आपको पुस्तकें भी याद रखनी है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हंटिंगटन के द्वारा लिखित नहीं है, या निम्न में से कौन सी पुस्तक हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है। इसीलिए आपको पुस्तकें भी याद करनी होंगी। चलिए नेक्स्ट, देखिए, ये रेडजेल के ऊपर पूरा शॉर्ट नोट्स आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो, नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो, और आपका यदि कोई कंसेप्ट छूट गया है या कुछ ऐसी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे रह गई है, तो मैंने यहाँ उसका एक सार पूरा भूगोलविद्ता के संदर्भ में पूरा यहाँ सार लिया है। देखिए, रेडजेल मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। ये क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता है, राजनीतिक भूगोल के पिता भी हैं, नियतिवादी भूगोलवेत्ता है। भूगोल में दो विचारधाराएं चलती हैं, संभववाद और निश्चयवाद या नियतिवाद। तो ये नियतिवादी भूगोलवेत्ता है, और नियतिवाद विचारधारा के जनक भी कहलाते हैं। जनक, जैसे संभववाद विचारधारा के जनक कौन थे? बिलास। कौन थे? बिलास। तो नियतिवाद विचारधारा के जनक कौन है? रेडजेल। इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, मानव भूगोल के पिता। इनकी प्रमुख पुस्तकें देखो, एंथ्रोपो ज्योग्राफी, फेमस पुस्तक है एंथ्रोपो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वॉल्कर कुंडे, ड्यूसलैंड, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इनकी ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्होंने जैविक राज्य सिद्धांत दिया। जैविक राज्य एक जीव की तरह व्यवहार करता है, और अपने जैसे जीव अपने आप को विकसित करता है, वैसे ही राज्य भी अपने आप को विकसित करते हैं। राष्ट्र की तुलना जीव से की, क्योंकि राष्ट्र का जो सिद्धांत होता है वो भी अपने आप को प्रसार करना होता है। उसी प्रकार से जीव अपने आप को प्रसारित करता है और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहता है। उसी प्रकार से राष्ट्र भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों से, पड़ोसी क्षेत्रों से तो संघर्ष करता रहता है। तो राष्ट्र की तुलना जीव से की। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म एक संकल्पना दी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एकता में विविधता की संकल्पना इनके द्वारा प्रस्तापित की गई, और राज्य जीव जैसा है, क्योंकि राष्ट्र की तुलना किससे की है? जीव से की है, तो इन्होंने यहाँ बोला है राज्य जीव जैसा है।
तो इतने जो फैक्ट हैं वो फ्रेडरिक रेड जेल से संबंधित हैं, जो आपके लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इन सभी को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक एक बारीक से बारीक चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है कि मूल तथ्यों को किस नाम से जाना जाता है। वातावरण हमें अनेक अवसर प्रदान कर रहा है और मानव उनमें से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र है। क्या ये निश्चयवाद है, संभववाद है, नवनिश्चयवाद है या समाजवाद है? फेमस कोटेशन है, या तो निश्चयवाद से संबंधित होगा या संभववाद से या समाजवाद से भी हो सकता है, नवनिश्चयवाद भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है? वातावरण। वातावरण को हम ये कह सकते हैं प्रकृति। प्रकृति हमें अनेक अवसर प्रदान करती है और मानव उनमें से चुनने के लिए स्वतंत्र है। और जब मानव अपना रोल निभा रहा है, मानव जिस चीज़ में रोल निभा रहा है, वह संकल्पना हो जाती है संभववाद से संबंधित। किससे हो जाती है? संभववाद से। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाता है? बी यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि मानव किससे जुड़ा हुआ है? मानव स्वतंत्र है, प्रकृति अनेक अवसर दे रही है और मानव उनमें से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी जो उसके लिए उपयुक्त अवसर है उसको चुन सकता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? संभववाद। जबकि निश्चयवाद में प्रकृति सर्वश्रेष्ठ होती है, संभववाद में मानव सर्वश्रेष्ठ होता है। नवनिश्चयवाद ये मध्य मार्ग है। क्या है? मध्य मार्ग है। किस किस का? संभववाद का और निश्चयवाद का, ये मध्य मार्ग है। इसको देने वाले व्यक्ति कौन है? जी टेलर। यह संकल्पना किसने दी? जी टेलर ने, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा यह संकल्पना दी गई है। इसके अलावा इसे स्टॉप एंड गो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप एंड गो भी कहते हैं। दोनों का मध्यम मार्ग है। ना प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और ना मानव सर्वश्रेष्ठ है, ये दोनों का मध्यम मार्ग नवनिश्चयवाद है। समाजवाद सामाजिक कल्याण से संबंधित है। समाजवाद तो आपको ये ध्यान रहेगा, प्रकृति अनेक अवसर देती है और स्वतंत्र कौन है? मानव उनमें से चुनने के लिए। तो आंसर हो जाता है संभववाद, और ये नवनिश्चयवाद से संबंधित भी आपको फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, ज्योग्राफी सिंथेसिस पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए पुस्तक का नाम पूछा है, ज्योग्राफी सिंथेसिस। ज्योग्राफी सिंथेसिस के पुस्तक के रचयिता लेखक स्ट्रेबो, अरस्तु, टॉलमी और पॉम्पिनियस मेला। इसमें से कौन है ज्योग्राफी सिंथेसिस के लेखक? तो टॉलमी। कौन है? टॉलमी। टॉलमी की और भी फेमस किताबें हैं। देखो टॉलमी रोमन भूगोलवेत्ता है, एक तो ये ध्यान रखना है, रोमन भूगोलवेत्ता है। इसके अलावा इनकी और जो पुस्तक हैं, एक है अनेलेमा, इनकी एक पुस्तक है अनेलमा, इनकी एक पुस्तक है अनेलमा। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है अल्माजेस्ट। इनकी एक पुस्तक है अनेलमा, एक है अल्माजेस्ट। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक है द ज्योग्राफी गाइड। द ज्योग्राफी गाइड, द ज्योग्राफी गाइड। तो ये टॉलमी महोदय की और पुस्तकें हैं, अनेलमा, अल्माजेस्ट और ज्योग्राफी गाइड, और एक पुस्तक है ज्योग्राफी सिंथेसिस। तो टॉलमी से संबंधित आप पुस्तकें ध्यान रखना। वनस्पति पर आधारित प्राकृतिक प्रदेश, नेचुरल रीजन किसकी देन है? ब्लास की, स्टाम की, हार्टसॉन की या हर्बर्टसेन? वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों को किसने विभाजित किया? ब्लास, स्टाम, हार्टसॉन या हर्बर्टसन? तो वनस्पति के आधार पर सबसे पहले हर्बर्टसन महोदय ने विभाजित किया। पूरे विश्व को वनस्पति के आधार पर विभाजित करने वाले पहले भूगोलवेत्ता कौन है? हर्बर्टसन। इन्होंने पूरे विश्व को 15 वनस्पति प्रदेशों में विभाजित किया। तो ये आपको ध्यान रखना है
पहले विश्व के भूगोलवेत्ता जिन्होंने वनस्पति के आधार पर पूरे विश्व को विभाजित किया, तो हर्बर्ट सेन। और कितने में किया? 15 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भूगोल में मानव पारिस्थितिकी संकल्पना का प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया भूगोल में मानव पारिस्थितिकी को? भूगोल में मानव पारिस्थितिकी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। A.G. टॉन्सले, E.P. ऑडेन, H.H. बैरोज, A.H. स्ट्रालर। देखिए पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी शब्द दिया था हैकल ने। किसने दिया था? हैकल ने। ये ध्यान रखना है, भूगोल में पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी शब्द हैकल के द्वारा किया गया है, लेकिन भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना, मानव ह्यूमन इकोलॉजी की संकल्पना जिस व्यक्ति के द्वारा या जिस भूगोलवेत्ता के द्वारा दी गई वे है H.H. बैरोज। H.H. बैरोज के द्वारा ये संकल्पना दी गई। और दोस्तों मानव पारिस्थितिकी शब्द आते ही आपको H.H. बैरोज को ही ध्यान रखना है। भूगोल में मानव पारिस्थितिकी से संबंधित सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले विद्वान H.H. बैरोज हैं। और शब्द किसने दिया? हैकल ने। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर कि सुमेलित करना है हमें कौन सी पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और इसमें हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें कभी कभी एक ऑप्शन से भी आंसर हो जाता है, अगर एक भी पता है तो वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। पीटर हैगेट की कौन सी पुस्तक है? लाप्लास, G.M. स्मिथ या फ्रेडरिक रेटजेल? तो पीटर हैगेट की कौन सी पुस्तक होगी? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ये हमने पढ़ा है अभी, ये हमने पढ़ा है। डी का 4 और डी का 4 यहाँ है और इन दोनों ऑप्शन में है, तो हमारा ये आंसर तो गलत हो जाता है। डी का 4 तो नहीं होगा। G.M. स्मिथ, इनकी किताब का नाम है सेकंड, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। सी का हो जाता है सेकंड, सी का हो जाता है सेकंड। तो हमारा आंसर निकल कर आता है ओनली ए। ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ये हमारा आंसर इसका हो जाता है। पीटर हैगेट ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, लाप्लास प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, स्मिथ ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। सामाजिक कल्याण से संबंधित यदि कोई भी भूगोलवेत्ता आए तो उसमें हमें स्मिथ को ध्यान रखना है। वेलफेयर से संबंधित जितने भी कार्य भूगोल में किए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा बताए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कार्य वेलफेयर अप्रोच पर स्मिथ महोदय के द्वारा ही किया गया है, तो हमें इनको ध्यान रखना है। यहाँ हमारा आंसर ए हो जाता है। देखिए इन सभी भूगोलवेत्ताओं की पुस्तकें के बारे में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल आरपीएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वर्तमान में आरपीएससी किस प्रकार का पैटर्न ला रही है इसे हमें समझना होगा। इसके लिए हमें पुराने क्वेश्चन से देखने होंगे, तभी आपकी तैयारी को आप सिलेक्शन में तब्दील कर पाओगे, नहीं तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। एक आपके द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियाँ जो आप इजी क्वेश्चन को गलत करते हैं वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी का गलत नहीं होता। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। क्योंकि टफ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो आपके द्वारा नहीं पढ़े गए हैं, तो वो केवल आपके द्वारा नहीं पढ़े गए हैं, जितने भी उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके द्वारा नहीं पढ़े गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप तुक्का ना लगाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, और इसी के लिए ये टेस्ट सीरीज होती है। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कम से कम नेगेटिव करो। आप जितने कम नेगेटिव करोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के करीब जाओगे। कम से कम नेगेटिव करना है, इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। एक क्वेश्चन को अगर गलत कर दिया है तो अगर वो कभी दोबारा क्वेश्चन सामने आए दोबारा उसको गलत नहीं करना है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें सिखाती हैं सिलेक्शन के बारे में। एक नकारात्मक लोगों से दूर रहो। अगर कोई नेगेटिव वाली बातें कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा, इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, या तेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें, ताकि क्योंकि वो आपको पढ़ाई के प्रति दूर कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि सिलेक्शन हमें लेना है, उसका हो ना हो हमें अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में से किसने मानचित्रण में सर्वाधिक काम किया? सबसे ज़्यादा मानचित्र पर कार्य किसने किया? एनेक्जिमेंडर ने, हेरोडोटस ने, टोलमी ने, हिप्पारकस ने। सबसे ज़्यादा मानचित्र पर कार्य करने वाले भूगोलवेत्ता, सबसे पहले मैं एनेक्जिमेंडर को बता देता हूँ। इन्होंने विश्व का प्राचीनतम मैप बनाया था। विश्व का प्राचीनतम मैप बनाने वाले प्रथम विद्वान है ये। विश्व का प्राचीनतम मानचित्र बनाने वाले विद्वान है एनेक्जिमेंडर। तो इनको ध्यान रखना, विश्व में सबसे प्राचीन मानचित्र किसने बनाया? एनेक्जिमेंडर ने। कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हेलेनिक या ग्रीक किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया। हेलेनिक, ग्रीक, एक ही बात है दोनों की। ग्रीक बोलो या हेलेनिक बोलो, एक ही बात है। ग्रीक में जो संस्कृति है उसको हेलेनिक संस्कृति कहते हैं, इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करने के लिए ये शब्द दे देगा। हेलेनिक सभ्यता वाले लोगों ने ये नक्शा बनाया था, या सभ्यताओं के नाम दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हेलेनिक सभ्यता ग्रीक की सभ्यता है, तो ग्रीक, हेलेनिक, तो इसको ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि मानचित्र को बनाने वाली लोग कौन सी सभ्यता से संबंधित थे। तो हेलेनिक सभ्यता से संबंधित थे। देखिए क्वेश्चन इजी था, लेकिन हमसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आने पर हमें लगेगा बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमने कभी इस पर फोकस ही नहीं किया कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। वर्तमान में आरपीएससी इसी प्रकार का ट्रेंड चला रही है। क्वेश्चन देखने में ईजी है, लेकिन सॉल्व करते हैं तो और फिर गलत हो जाता है हमारा, और गलत हो गया और नेगेटिव ज़्यादा हो गई तो फिर सिलेक्शन अपन पीछे रह जाएंगे। इस प्रकार का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, संभववाद की अवधारणा जिसे प्रधानता देती है। संभववाद की अवधारणा जिसे प्रधानता देती है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। संभववाद की अवधारणा से क्या संबंध? भौतिक वातावरण से है, मानवीय छांट एवं चयन से है, संसाधन उपलब्धता से है, या जनसंख्या वृद्धि से है? संभववाद, मैंने आपको पहले भी बताया था, संभववाद शब्द फैब्रे, और इसके जनक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि संभववाद के जनक कौन है। संभववाद के जनक आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और संभववाद की अवधारणा किसको प्रधानता देती है? तो संभववाद के बारे में प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनमें से किसी अवसर को चुनने के लिए फ्री है। ये संभववाद से संबंधित कथन है। अगर हमें ये याद है तो हमें पता लग जाएगा प्रकृति अवसर प्रदान करती है और कौन चुनने के लिए स्वतंत्र है? मानव। तो मानवीय छांट एवं चयन, मानवीय छांट एवं चयन इसका आंसर सही हो जाता है। ठीक है, संभववाद की अवधारणा मानवीय छांट एवं चयन को प्राथमिकता देती है। चलिए नेक्स्ट, ज्योग्राफी मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हैगेट, हैट, बेरी, हार्वे। ज्योग्राफी मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन, ये किसके द्वारा पुस्तक दी गई है? हैगेट, हैट, बेरी, हार्वे। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ज्योग्राफी मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन ऑप्शन अच्छे से यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये पुस्तक दी गई है
हैगर स्ट्रैंड के द्वारा, हैगर स्ट्रैंड के द्वारा ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है? हैगर स्ट्रैंड के इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? हैगर स्ट्रैंड। देखिए, मैं हैगर स्ट्रैंड के बारे में आपके थोड़ा सा लेकर आया हूँ। और देखिए, इन्होंने ह्यूमन माइग्रेशन पर कार्य किया, जो मैं आपको बोल रहा था कि पुस्तक भी आई थी अभी, है ना। कार्य ह्यूमन माइग्रेशन पर किया, कल्चरल डिफ्यूजन सांस्कृतिक विसरण पर कार्य किया, समय का भूगोल पर कार्य पुस्तक स्पेस टाइम एंड ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो है, इसमें सांस्कृतिक विसरण किसने दिया या सांस्कृतिक विसरण का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना हैगर स्ट्रैंड का है। इन्होंने ह्यूमन माइग्रेशन पर भी कार्य किया है, ह्यूमन माइग्रेशन पर कार्य किया है, इसीलिए इनकी बुक जोग्राफिक मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन, तो ये ध्यान रखना, इनकी पुस्तक जोग्राफिक मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, ये जोग्राफी मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन हैगर स्ट्रैंड की किताब है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं, इन्होंने ह्यूमन माइग्रेशन पर सबसे ज़्यादा कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट, किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? किस भूगोलवेत्ता ने कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये तो हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय समय पर प्रकृति अपने आप को परिवर्तित करती रहती है, अपने आप को समायोजित करती रहती है। लेकिन सबसे पहले ये किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है? तो ये जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो हैं जीन ब्रुन्स। कौन है? जीन ब्रुन्स। जीन ब्रुन्स ने कहा कि प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चलिए नेक्स्ट, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरण विज्ञान है, यह कथन है। रेडजेल, हम्बोल्ट, हेटनर, जी टेलर। देखिए, मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही यहीं से स्टार्ट हुआ था अपना कि क्षेत्र विवरणी विज्ञान, क्षेत्र कोरोलॉजिकल साइंस, शब्द देने वाले व्यक्ति हेटनर, जबकि संकल्पना देने वाले व्यक्ति हार्टसॉन। यहाँ बोला क्षेत्र विवरण विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन में है तो आंसर हमारा सही हो जाता है। और क्षेत्र विवरण विज्ञान में कार्य करने वाले ये जो विद्वान हैं, उनमें से हेटनर और हार्टसॉन ही सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास हेटनर केवल एक ही ऑप्शन में आया हुआ है, तो आंसर हमारा हेटनर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। दोस्तों, कभी रटने से पढ़ाई नहीं होती, हमें रटना नहीं है, कुछ चीज़ों को हमें समझना भी होगा कि सबसे ज़्यादा कार्य अगर क्षेत्र विवरण यहाँ पूछा है तो कार्य करने वालों में बार बार हमें इनका नाम आ रहा है। एक विद्वान और है जिनका नाम इससे जुड़ता है, वो है रिचतोफेन। केवल 3 विद्वान हैं जो क्षेत्र विवरणी विज्ञान के कोरोलॉजिकल साइंस के संदर्भ में कार्य करते हैं या क्षेत्र विवरण विज्ञान कहते हैं। इन 3 के अलावा अगर ऑप्शन में ये 3 है तो हमें सोचने की बात है। अगर ऑप्शन में इन 3 में से नहीं है तो आंसर जो दिया हुआ है वो सही है। तो कई बार हमें चीज़ों को समझना, अपने दिमाग से समझना पड़ेगा। रटने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती। जब तक हमें हमारे कंसेप्ट विकसित नहीं करने होते, कंसेप्ट विकसित करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की। कॉस्मोग्राफी पुस्तक है, कॉस्मोग्राफी जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, कांट, हम्बोल्ट, टॉलमी या स्ट्रैबो। कॉस्मोग्राफी शब्द कांट, हम्बोल्ट, टॉलमी या स्ट्रैबो। तो इसका आंसर हो जाता है हम्बोल्ट। क्या हो जाता है? हम्बोल्ट। दोस्तों, ये टॉलमी जो हैं, इन्होंने भी खगोलीय विज्ञान पर बहुत कार्य किया है। किस पर? खगोलीय विज्ञान में बहुत कार्य किया है। खगोलीय भूगोल में पिंडों के संदर्भ में इन्होंने भी कार्य किया है टॉलमी महोदय ने। और इनकी जो पुस्तक है कौन सी? अल्माजेस्ट, उसमें खगोलीय पिंडों के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो टॉलमी महोदय ने भी खगोलीय विज्ञान से संबंधित किया
कार्य किया है, लेकिन यहाँ बात की है कॉस्मोग्राफी की, और कॉस्मोग्राफी से संबंधित विद्वान है हम्बोल्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा को किसने अपवादवाद के रूप में ख्याति दिलाई? हार्टसॉन, कांट, सेफर या हेटनर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार्टसॉन, कांट, सेफर। देखिए क्षेत्रीय विभेदीकरण, अभी बात चल रही थी क्षेत्रीय विभेदीकरण। क्षेत्रीय विभेदीकरण, क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा को अपवादवाद, ठीक है। और अपवादवाद, ये जो व्यक्ति हैं इमैनुअल कांट, ये अपवादवाद के जनक हैं। भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहलाते हैं? इमैनुअल कांट। बात की है अपवादवाद के रूप में ख्याति क्षेत्रीय विभेदीकरण को किसने दिलाई? तो उसका आंसर हो जाता है हमारा सी। हाँ, आप आंसर हो जाता है सी, सेफर। और कांट को अपवादवाद का जनक भी माना जाता है। तो ये दोनों अपवादवाद से जुड़े हुए फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भूगोल को भूदृश्य आकृतिकी का कालक्रम विज्ञान, क्रोनोलॉजिकल विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था। भूगोल में भूदृश्य आकृति का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। इसका आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इस सावर होगा, क्या डेविस होगा, या हंटिंगटन होगा, या हार्टसॉन होगा? लैंडस्केप से संबंधित है, कालक्रम क्रोनोलॉजिकल से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर होगा हंटिंगटन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों। भूगोल में क्षेत्रीय विविधता की संकल्पना का प्रतिपादक माना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्षेत्रीय विविधीकरण से संबंधित यदि कोई विद्वान आता है जिसमें हेटनर हो, हार्टसॉर्न हो, तो हमें सोचना ही नहीं है। और यहाँ पर केवल हमें एक ही दे रखा है, और जो है हेटनर। क्या दे रखा है? हेटनर। तो आंसर हमारा सी सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकृति की संकल्पना प्रस्तुत की? भू आकृति संकल्पना, हंटिंगटन, हार्टसॉन, हेटनर, सावर? इसका आंसर बताओ दोस्तों। भूदृश्य आकृति, लैंडस्केप, मॉर्फोलॉजी। लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी का संबंध किससे है? हंटिंगटन, हार्टसॉन, हेटनर या सावर? तो दोस्तों लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी का संबंध सावर महोदय से है। किससे है? सावर महोदय से है। और दोस्तों अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, ये भूदृश्य आकृति का कालक्रम विज्ञान, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हमें कालक्रम विज्ञान के बारे में पूछा है, कालक्रम विज्ञान के बारे में पूछा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ भी भूदृश्य भू आकृति दे रखा है, लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी दे रखा है, लेकिन बात की है इसमें क्रोनोलॉजी के बारे में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट। प्रादेशिक भूगोल भूगोल का कोर है, यह कथन किसका है? प्रादेशिक भूगोल भूगोल का कोर है, यह कथन किसका है? प्रादेशिक भूगोल भूगोल का कोर है, यह कथन किसका है? ब्लास, हर्बर्टसन, विटेल्सी या हार्टसॉन? किसने कहा था कि प्रादेशिक भूगोल भूगोल का कोर है?
तो ये कहने वाले भूगोलवेत्ता है ब्लास। कौन है? ब्लास। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। दोस्तों यहाँ हर किसी फैक्ट को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये महज आपके नॉलेज को कितना आपको ज्ञान है इसको परखने का समय है, क्योंकि 1 महीने बाद आपकी परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो हमें यहाँ केवल हमारी तैयारी कितनी है, क्या हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, क्या हम एग्ज़ाम के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हैं। अगर एग्ज़ाम कल होता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, केवल उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि आपको डिटेल टू डिटेल बताएं, और किसी भी टेस्ट सीरीज़ चाहे किसी भी चैनल पर आप देखें इस प्रकार के अगर कोई टेस्ट सीरीज़ करा रहा है तो उसको उद्देश्य ये नहीं है कि वो आपको डिटेल टू डिटेल बताए, उसका उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो इस, और आपकी तैयारी कितनी है आप उसको स्वयं को इवेल्युएट कर पाएँ, उसका उद्देश्य सबका यही होता है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलास। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बिलास। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बिलास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वह दार्शनिक विचार जिसके अनुसार व्यक्ति अपने प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार माना जाता है। वह दार्शनिक व्यक्ति अपनी प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार माना जाता है। प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद या उपयोगितावाद या प्रकार्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? व्यक्ति अपने प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार है। प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद, उपयोगितावाद या प्रकार्यवाद। तो व्यक्ति अपने प्रकृति की रचना के लिए स्वयं जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों उपयोगितावाद। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया था कि मानव पारिस्थितिकी शब्द आते ही हमें ध्यान रखना है किस भूगोलवेत्ता को लेना है। पारिस्थितिकी शब्द देने वाले व्यक्ति हैं हैकल। हैकल महोदय ने ये पारिस्थितिकी शब्द दिया था, लेकिन भूगोल में मानव पारिस्थितिकी का संबंध किस विद्वान से है? कार्ल सावर, बैरोज, रेडजेल या ब्लास। तो इसका आंसर हो जाता है एच बैरोज। एच बैरोज इसका आंसर मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो आप पीछे जाकर भी ये देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाता है बी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की? मानववादी संप्रदाय ट्वान, स्मिथ, किर्क, हार्वे, किसके द्वारा इसकी मानववादी संप्रदाय, या ये कह सकते हैं मानवतावाद। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन की जो भाषा है ना उसने उसको बदल दिया है। मानववादी संप्रदाय, मानववादी संप्रदाय। अब हम में से कुछ लोग ये सोचते होंगे, सोच रहे होंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं, लेकिन इसका संबंध किससे है? मानवतावाद से, जो हम पढ़ चुके हैं। और भूगोल में मानवतावाद देने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं वो हैं ट्वान। क्या है? ट्वान। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है मानववादी संप्रदाय की स्थापना से, क्योंकि मानववादी संप्रदाय का मतलब है मानवतावादी, और मानवतावाद देने वाला भूगोल में कौन है? ट्वान। कौन है? ट्वान। कई बार ये ट्वान को ऐसे भी लिख देता है ट्वान, तो हमें इसको भी सही मान लेना है, क्योंकि कई बार गूगल ट्रांसलेट की वजह से शब्द का अनर्थ हो जाता है ना। शब्द का जो मूल उच्चारण है, मूल अर्थ है, वो नहीं निकल पाता और दूसरा ही अर्थ निकलता है। तो हमें इंग्लिश शब्द को भी एक बार देख लेना है कि इंग्लिश में वह शब्द क्या लिखा हुआ है। वैसे भी जितनी भी कॉम्पिटिशन की एग्जामें आयोजित होती हैं उनमें स्पष्ट लिखा जाता है कि विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन को ही मान्य किया जाएगा। तो हमें अंग्रेजी में भी एक बार देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी,
इजार्ड, हार्वे, हैगरस्ट्रैंड या पीटर हैगेट। देखिए दोस्तों, मैं भूगोल में यदि भौगोलिक चिंतन या थॉट ज्योग्राफी से कुछ संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो बुक से पूछे जाएंगे कि कौन लेखक है उसका, किसके द्वारा लिखी गई है, या पूछे जाएंगे कथन किसका है। आपको कुछ कथन मिल जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि यह कथन किसका है, किसका है या किसने दिया। और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा शब्द किसने दिया। थॉट ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कई बार अगर पेपर थोड़ा सा टफ हुआ तो कई बार भूगोलवेत्ताओं का कालक्रम भी पूछ लिया जाता है, कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा थॉट ज्योग्राफी से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि आप सभी, क्योंकि आप सभी आने वाले समय में कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठने वाले हो, तो आप सभी जितनी भी भूगोल की बुक हैं, जितनी भी भूगोल की बुक है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित हो, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित हो, जितनी भी बुक हैं उन सभी को आप नोट्स के रूप में एक जगह लिख लें। एक जगह लिखने से क्या होगा कि आप उनको बार बार रिवाइज कर पाओगे। दूसरा, कथन किसका है या किसने दिया, इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप एक साथ लिख लें, ताकि होगा क्या, आने वाली जितनी भी एग्जाम है तो कथन और किसने दिया, किसने कहा। जैसे मानव धरातल की उपज है, किसने कहा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक जगह लिख लीजिए। प्रादेशिक भूगोल का कोर है, ये किसने कहा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप एक जगह लिख लीजिए और संबंधित विद्वान का नाम भी लिख लीजिए, ताकि सभी आपके पास एक साथ मटेरियल इकट्ठा हो जाए, है ना। शब्द किसने दिया, प्रत्यक्षवाद किसने दिया, मानवतावाद किसने दिया, निश्चयवाद शब्द किसने दिया, संभववाद शब्द किसने दिया, है ना, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया। इस प्रकार के क्वेश्चंस, इस प्रकार के शब्द देने वाले, अपवादवाद शब्द किसने दिया। तो इस प्रकार के शब्दों को भी आप एक साथ लिख लेना, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। और देखिए, रही ये कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन आने वाली, तो कालक्रम हमेशा फेमस जो भूगोलवेत्ता हैं, जो भूगोल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना, उनसे संबंधित पूछा जाएगा। जैसे हेरोडोटस के आसपास वाला कालखंड पूछा जाएगा, है ना, टॉलमी के आसपास वाला पूछा जाएगा, ठीक है। इधर एनेक्जिमेंडर के आसपास वाला पूछा जाएगा, अरस्तु सुकरात वाला पूछ लिया जाता है। तो हमें इनके बारे में, इनके कालखंड के आसपास पता होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के चार प्रकार के क्वेश्चन भौगोलिक थॉट ज्योग्राफी से बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए, मिस तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर बताया नहीं बताया मैंने, तो इसका आंसर हो जाता है इजार्ड। इसका आंसर हो जाता है इजार्ड, ऑप्शन ए। लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी वाल्टर इजार्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट। एग्रीकल्चर ओरिजिन और डिस्पर्जन पर कार्य किसने किया। एग्रीकल्चर ओरिजिन और डिस्पर्जन पर कार्य किसने किया। कार्ल सावर, हैगरस्ट्रैंड, विट्टेल्सी और डेविड हार्वे। एग्रीकल्चर ओरिजिन और डिस्पर्जन पर कार्य किसके द्वारा किया गया, तो कार्ल सावर। किसके द्वारा किया गया, कार्ल सावर। ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाता है। एग्रीकल्चर ओरिजिन और डिस्पर्जन पर कार्य करने वाले भूगोलवेत्ता हो जाते हैं कार्ल सावर। ये देखिए, कार्ल सावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूगोलवेत्ता हैं। और देखिए, सांस्कृतिक भूगोल के पिता कहलाते हैं। भूगोल में संस्कृति से संबंधित, कल्चरल से संबंधित कार्य कार्ल सावर के द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया है, शब्द दिया नहीं है। ध्यान रखना है, ये चीज़ें हमसे गलत होती हैं कि कार्ल सावर ने प्रयोग किया है, मात्र शब्द देने वाले व्यक्ति हैटनर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता, एरियल डिफरेंशिएशन शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने केवल,
द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप इनकी एक पुस्तक है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, और दूसरी पुस्तक है एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जन, जो यहाँ भी पूछी गई थी अभी क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर ओरिजिन और डिस्पर्जन। इसके अलावा कल्चरल हार्थ, सांस्कृतिक तल की संकल्पना भी किसके द्वारा दी गई है? कार्ल सावर के द्वारा दी गई है। दोस्तों इन्हें यहाँ लाने का तात्पर्य ये है कि आप इस प्रकार के नोट्स बना सकते हो, इस प्रकार के नोट्स बना सकते हो कि कार्ल सावर से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक रेडजेल को आप एक जगह लिख सकते हो, टॉलमी को एक जगह लिख सकते हो, हेरोडोटस को एक जगह लिख सकते हो, जिन्होंने ये कहा था नील नदी, मिस्र नील नदी का वरदान है ना, वरदान। तो देखो इस प्रकार के फेमस कोटेशन दिया है इन्होंने, मिस्र को नील नदी का वरदान बोल दिया। तो इस प्रकार के आप एक साथ लिख लोगे तो उससे शॉर्ट नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, ताकि लास्ट समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको, क्योंकि अभी कुछ समय बाद आपको एग्ज़ाम में बैठना है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा करंट के बारे में बता दूँ, जो आप करंट आजकल आरपीएससी पूछ रही है। हम क्या करते हैं, करंट की वीडियो या कोई बुक पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे होंगे, बुक पढ़ रहे होंगे, और अंत में हम रिवीजन के लिए ढूंढते हैं कि करंट का रिवीजन कहाँ से किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए आप वीडियो जिसका भी आप वीडियो देखते हैं देखें, बुक जो पढ़ रहे हैं पढ़ें, लेकिन उनको आप एक नोटबुक में ज़रूर लिखें, उनको आप एक नोटबुक में ज़रूर लिखें, एक नोट्स के तौर पे आप बना लें, क्योंकि अंत समय में आप इसमें से रिवीजन करोगे। क्योंकि आप मैराथन देखने बैठोगे, एक क्लास लास्ट समय में यूट्यूब पर ये होता ही है कि 4-4 घंटे की एक क्लास आई जा रही है। तो दोस्तों 4 घंटे आप जितना वेस्ट करोगे, आप आपका पढ़ाया हुआ रिवीजन आप याद कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। 4 घंटा वेस्ट करने से बेस्ट है कि आप यहाँ पढ़ें, क्योंकि ये ज़्यादा याद रहने वाला है, यूट्यूब पर याद नहीं होगा। तो आप इस प्रकार के नोट बनाएं। दूसरा, आरपीएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए अभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स जो कुछ समय पहले आयोजित हुए हैं, 4 से 5 एग्ज़ाम, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हों या वेटनरी डॉक्टर्स के हों, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम हुआ था, इनमें एक बात स्पष्ट तौर पर देखी गई, एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, एक बात स्पष्ट रूप से देखी गई, आरपीएससी 3 से 4 महीने का करंट बारीकी से पूछ रही है। 3 से 4 महीने का करंट बारीकी से पूछ रही है, तो आपको ये 3 से 4 महीने का जो बारीकी से करंट आपको लिख कर याद करना है, एक जगह उसको लिखना है, क्योंकि बुक किसी भी बुक में से या किसी भी वीडियो में आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे अंतिम समय में। तो ध्यान रखें, करंट को आप एक नोटबुक में ज़रूर लिखें, समय समय पर लिखें, समय समय पर रिवाइज करें, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में करंट से संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो। और ध्यान रखना, करंट यदि गलत हुआ तो आप सिलेक्शन में पीछे आ जाओगे, क्योंकि आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में अभी पास होने के लिए 40% वाला रेशो तो पास करना ही है। तो 40% पास करने के लिए आपको करंट पढ़नी पड़ेगी, और करंट आपको इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप ज़्यादा से अच्छा कर पाओगे। दोस्तों मैंने करंट्स को इसी प्रकार से लिख कर पढ़ा है, और मेरा सिलेक्शन मैंने इसी प्रकार से लिया है, और एक नहीं 3 से 4 एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ हूँ मैं, उसके बाद मैंने इस जॉब को चुना है। तो चलिए नेक्स्ट, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, 100 वर्षों का भूगोल। 100 वर्षों का भूगोल, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी के लेखक कौन है? जॉनस्टन, फ्रीमैन, टेलर या फ्रीडमैन? आपको बताना है कि इनमें से 100 वर्षों का भूगोल किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें, और मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपका सपोर्ट मिलेगा ऐसी मुझे भरपूर उम्मीद है आपसे। 100 वर्षों का भूगोल, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी के लेखक जॉनस्टन, फ्रीमैन, टेलर या फ्रीडमैन? तो 100 वर्षों का भूगोल पुस्तक के लेखक हैं फ्रीमैन। कौन है? फ्रीमैन। तो ध्यान रखना, आंसर हो जाता है इसका बी। दोस्तों ये थे टॉप 25 मोस्ट एमसीक्यू, और ये हमारा भौगोलिक चिंतन टेस्ट सेकंड है।
फर्स्ट टेस्ट के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के भूगोल से संबंधित टेस्ट भी उसमें मैंने डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। और सभी टॉपिक से संबंधित, सभी सेपरेट बुक से संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन 2-2, 3-3 पार्ट में मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और आपकी तैयारी को परखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।